हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका कि नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ आईएमपी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि कल आपके केमिस्ट्री का क्वार्टरली एग्जाम है, उसमें आई होप आपकी बहुत सारी हेल्प ये क्वेश्चन आप ही करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बच्चों, आप लोग हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमसे यहाँ पे इकाई पूछी है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखेंगे आंसर क्या होगा हमारा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर ओम सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का। ओके, अगर हम ओम इनवर्स की बात करेंगे तो ये हमारा चालकता की इकाई होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट चालकता, जैसे कि हम कैपा से शो करते हैं। सेल स्थिरांक का भी सूत्र आप देखते हुए चलिए, के बराबर होता है एल अपॉन ए। तो विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक और प्रतिरोध का सही संबंध व्यक्त करने वाला व्यंजक यहाँ से कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला हमें दिया है के बराबर क्या होता है हमारा यहाँ से एल अपॉन ए, और यहाँ से आर है, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 1/r। ये हमारा फार्मूला होता है जो कि इन तीनों में संबंध को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव जिसको कि हम ई से दर्शाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको ई नॉट से दर्शाते हैं, तथा विलयन में आयनों की सांद्रता के संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण का नाम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया भी है, आप सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर है नरनस्ट समीकरण। कौन सा? नरनस्ट समीकरण क्या करता है? इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में आयनों की जो सांद्रता है उनमें संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे 4 नंबर का, कि जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है इनमें 54 ग्राम एल प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या है। तो इसको हमें वैसे सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर समझ लीजिए, इसका पहला आंसर हो जाएगा 6 × 96500 सेंटीग्रेड। अब यहाँ से जो आप देख रहे हैं 96,500, तो ये 1 फेराडे बराबर होता है। ध्यान रखना, 1 फेराडे की मात्रा कितनी होती है? 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ओके, अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि हमारा डायरेक्ट है, क्योंकि हमें बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट आईएमपी है, याद रखना, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है संक्षारण। क्या होती है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक क्रिया या वायुमंडलीय नमी के द्वारा लोहे की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना या खराब होना संक्षारण कहलाता है। अगर जंग की बात करेंगे तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, Fe2O3 और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा XH2O। तो यहाँ से ध्यान रखना, ये हमारे रस्ट या जंग का रासायनिक सूत्र होता है। एक क्वेश्चन आता है जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे का भार जो है वो जंग लगने से बढ़ जाता है। ओके, अब हम यहाँ से बात करेंगे लवण सेतु की। तो निम्न में से कौन सा लवण सेतु के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब एक नहीं किया जाता और 3 किए जाते हैं। तो देखो KCl का बनता है, KNO3 का बनता है और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का भी बनता है। इसका राइट आंसर है CH3COO। इसका लवण सेतु नहीं बनाया जाता, बाकी A, C और B के लवण सेतु बनाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखेंगे आप लोग, निम्न में से किसके विलयन से 1 फेराडे विद्युत धातु के 1 ग्राम परमाणु को मुक्त करेगी। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है, आपको ध्यान रखना, NaCl। NaCl विलयन में से 1 फेराड जो विद्युत है वो धातु के 1 ग्राम परमाणु को मुक्त कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार का मान क्या होता है। तो फेराडे के 2 नियम है। फेराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में अपने नियम दिए थे। फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। और इसका ध्यान रखना, ये क्या होता है, W होता है यहाँ से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ये किसके समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। क्लियर है यहाँ से। और Q इक्वल यहाँ से हो जाता है हमारा IT। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? IT। तो इसमें अब आपको ये बताना है कि आपका फार्मूला पूरा क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से ध्यान रखना, W इक्वल क्या हो जाएगा, ZQ। अब ये मैंने आपको बताया था पूरा
अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि W इक्वल क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। Z क्या होता है, Z यहाँ से विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, साधारण ईंधन सेल का उदाहरण क्या है, फ्यूल सेल का आपको यहाँ से बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है H2O2। कौन सी सेल, H2O2 सेल एक ईंधन सेल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, सेल विभव EMF जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसको व्यक्त करने वाला व्यंजक कौन सा होता है। तो यहाँ से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो ई नोट इक्वल होता है, ध्यान रखना क्या होता है, ई नोट। अब यहाँ से सॉरी EMF है ना, देखेंगे आप यहाँ से हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो EMF इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से E रहेगा, ये E इलेक्ट्रोड है, क्या है यहाँ पर E है जो हमारा वो इलेक्ट्रोड है, और E हम यहाँ से बोल सकते हैं C का मतलब होता है कैथोड, और यहाँ से E मतलब क्या हो जाएगा हमारा एनोड। ये राइट आंसर हो सकता है, तो आप चेक करेंगे ये C वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, हम जानते हैं कि कैथोड हमारा कहाँ पर होता है, राइट की तरफ होता है, तो यहाँ से हम लोग इसको राइट भी शो करते हैं, और माइनस हम क्या कर सकते हैं EL, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा 13 है, सेल स्थिरांक क्या होता है। तो सेल स्थिरांक अभी आपको मैंने बताया था कि सेल स्थिरांक का जो फार्मूला होता है X इक्वल L/A होता है। क्या होता है, सेल स्थिरांक से क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो L/A आपका भी आंसर है, तो ये पूरा इसका फार्मूला होता है। सेल स्थिरांक की इकाई यदि आपसे पूछते हैं तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है, 14 नंबर दिया कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर है D, सेंटीमीटर इनवर्स इसका राइट आंसर है। अब हम यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, चालकता जो के होती है बराबर है निम्न के, किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा L/A। आंसर क्या हो जाएगा इसका, L/A। ओके, अब हम यहाँ से एक मिनट, इसमें 15 नंबर में के बराबर, यहाँ से ये इसका राइट आंसर है ना। अभी आपको मैंने बताया था, ये पहले भी आ चुका था, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से R इंटू क्या हो जाएगा L/A। तो इसका ये वाला ए राइट आंसर है स्टूडेंट्स, है ना, क्या आंसर है इसका ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। एक नहीं है, बाकी तीनों कैसे होते हैं इसके सही होंगे, आपको ध्यान रखना है। चलिए, विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है, सही है। आयन ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, चालकता ज्यादा होगी। चालकता जो है विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही है। चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक के योजन पर निर्भर नहीं करती, ये गलत। इस पे ध्यान रखना करती है, क्योंकि यदि मान लीजिए आयन जो है वो विलय हो जाएंगे तो चालकता कम हो जाती है, मतलब प्रभावित करती है इसको, चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये भी सही है। तो इसका पहला बी और लास्ट वाला सही है, ये सी वाला आंसर इसका यहाँ पर राइट है, लेकिन ये गलत कथन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट 17 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही तो इलेक्ट्रॉनों के विभवों के अंतर क्या कहेंगे। यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की स्थिति कैसी हो, शून्य हो, तब हम इसे बोलेंगे EMF। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। लेकिन यदि धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा EMF, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो रहे हो या विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ से 18, Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 फेराडे। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 फेराडे। ओके, अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से देखेंगे। चलिए, कुछ यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स देखिए कि मोस्ट IMP, आई होप कि इनसे आपके अभी जो क्वार्टरली एग्जाम है आपका कल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिसमें वैद्युत अपघट्य को विद्युत धारा द्वारा विघटित किया जाता है, तो आपको बताया था इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वैद्युत अपघटन का मतलब ही परिभाषा यही होती है कि जब किसी भी, देखो यहाँ से हमने एक बीकर बनाया, इसमें हमने इलेक्ट्रोड भर लिए, वैद्युत अपघट्य भरा और यहाँ से इलेक्ट्रोड लगाए, और हमने जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये वैद्युत अपघट्य अपने धनायनों और ऋणायनों में विभक्त हो जाता है। इस पूरी घटना को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रक्रम जिसमें वैद्युत अपघट्य को विद्युत धारा द्वारा विघटित मतलब अलग अलग किया जाता है, तो वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर, तो इसका बड़ा ही सीधा आंसर है ये जो तनुता, अगर विशिष्ट चालकता की बात करेंगे तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, ये घट जाती है, घटती है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन खालिस्तान की प्रवृत्ति का माप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की, कौन सी, अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ये त्यागने की प्रवृत्ति का माप होता है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की, वैद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर आवेश होता है। वैद्युत अपघटनी सेल, अब एनोड पर यहाँ से धनावेश होगा या ऋण आवेश होगा, तो इसका बहुत ही सरल आंसर है, 4 नंबर की बात कर रहे हैं, इस पर धन आवेश होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वैद्युत अपघटनी सेल में सेल के एनोड पर जो है वो धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है और वैद्युत अपघटनी सेल के कैथोड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको, जैसे मान लो ये पूरा एक बीकर है, इसमें ये वैद्युत अपघट भरा है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये जो वाला इलेक्ट्रोड है ये ऋणात्मक है मतलब कैथोड हो जाएगा, ये धनात्मक है मतलब ये एनोड हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सभी वैद्युत अपघट्यों की चालकता ताप बढ़ाने पर, सिंपल सी बात है, बढ़ जाती है, याद रखना क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। तो 6 जो आंसर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, सभी वैद्युत अपघट्यों की चालकता ताप बढ़ाने पर इसलिए बढ़ती है क्योंकि याद रखना, जैसे ताप बढ़ाएंगे तो उसके आयनों की संख्या भी बढ़ जाएगी और वैद्युत अपघट्यों की जो चालकता होती है वो उसके आयनों की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 फेराडे बराबर कितने कूलाम होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था 1 फेराडे बराबर होते हैं 96,500 कूलाम। कितना होता है, तो 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम किसे दर्शाते हैं, SHE, क्या है ये, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना गया, तो इसका विभव 0 होता है, ध्यान रखना। कितना होता है स्टूडेंट्स इसका विभव, इसका विभव होता है 0। हमें किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का जब मापन करना होता है उसके, क्लियर हो रहा है, जब भी कोई सिंगल इलेक्ट्रोड का भी क्या करना होता है, मापन करना होता है, तब हम SHE का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछा आपसे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। क्या होता है, चालकता। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। किसी भी चालक की 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता है उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को केक का सिंबलिज्म बोलते हैं कप्पा, तो केप्पा के द्वारा दर्शाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से H2 देखेंगे आप लोग। अब जो क्वेश्चन है H2O2 सेल कौन सी सेल कहलाती है, तो अभी अपन ने देखा था इसी वीडियो में, यह ईंधन सेल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये ईंधन सेल कहलाता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे, अभी एक हम ये जोड़ियाँ देखते हैं ना, चलिए हम यहाँ से जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ से ये बताना है कि चालक, तो सिंपल सी बात है, वैद्युत रासायनिक घटना है, ईथर है, सिल्वर है, बेकेलाइट है, अम्ल है और 96,500 कूलम है। तो आपको यहाँ से ये बताना है कि इस जोड़ियों में राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो। चालक कौन होता है, यहाँ से सिल्वर होता है। और ध्यान रखना जो चांदी है, सिल्वर है, ये है विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अनअपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईथर। तो ये ईथर किसका आंसर है, नंबर 2 वाले का। हम बात करेंगे वैद्युत अपघट्य की, तो हमारा पता है आपको वैद्युत अपघट्य जो है आपका क्या हो जाएगा, अम्ल होगा, क्षार होगा। थर्ड वाले का जो आंसर है तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। कुचालक कौन होता है आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से देखिए आपके पास बेकेलाइट बचा है, वैद्युत रासायनिक घटना बची है। चलिए संचारण अपन पहले देखो, 1 फेराडे इसको करते हैं। 1 फेराडे बराबर हो हमारा कितना होता है, अभी आपको बताया था 96,500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम। संचारण जो होती है ये वैद्युत रासायनिक घटना होती है। कैसे होती है, वैद्युत रासायनिक घटना। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास अब बचा है केवल कुचालक। तो ये सिंपली हो जाएगा आपका बेकेलाइट। क्या होता है, बेकेलाइट हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। ओके, चलिए हम कुछ और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से आ रहा है, अब एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। ये जो एक वाक्य में हम उत्तर लिखेंगे इनमें आपको समझना है, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए इनको भी हम करते हुए चलते हैं। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। तो आप लोग जानते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं जिनमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अगला क्वेश्चन जो हम अभी पहले भी कर चुके हैं,
NHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होता है 0, कितना, 0 होता है। दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? देखिए, दो अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रोड हैं, उन्हें हम जोड़ देंगे तो वहां से ये आपको ध्यान रखना, ये कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहलाएगी? ये विद्युत रासायनिक सेल कहलाती, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगी, विद्युत रासायनिक सेल। और ध्यान रखना, इसको किसकी सहायता से जोड़ते हैं? तो इनको हम साल्ट ब्रिज या लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं। ओके, आणविक चालकता की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है यहाँ से, आणविक चालकता की इकाई। तो आणविक चालकता की इकाई आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से ये होती है ओम इनवर्स, इसके बाद होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और आणविक चालकता की बात हो रही है तो यहाँ से हो जाएगा इसका मोल इनवर्स। ये आणविक चालकता की इकाई होती है। आणविक चालकता के साथ आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ से पूछ ले तुल्यांक की चालकता तो सब कुछ सेम रहता है, बस ये मोल इनवर्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा EQ इनवर्स। इस EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं हमारा मोलर चालकता का सूत्र। किसका सूत्र हमें लिखना है? तो मोलर चालकता का सूत्र, देखिए ये जो उल्टा V होता है ये लैम्डा है, यहाँ से ये जो M है ये किसको शो कर रहा है? मोलर को। तो ये मोलर चालकता बराबर क्या होता है? यहाँ से ध्यान रखना K, ये कैप्पा है, कैप्पा मतलब होता है विशिष्ट चालकता, और ये होता है हमारा V यानी आयतन। तो ये पूरा हमारा सूत्र किसका होता है? मोलर चालकता का सूत्र होता है, ध्यान रखना। इससे एक बात और हमें पता चलती है, क्या समझिए आप, कि जो मोलर चालकता होती है वह विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, ये भी ध्यान रखना। इस पूरे कथन को हम क्या बोलेंगे? किसी भी विलयन की जो आणविक चालकता है वह उस विलयन की विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। अब हम यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विद्युत अपघटनी क्रिया किन नियमों का पालन करती है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अभी आपको मैंने बताया था, ये फैराडे के नियमों का पालन करती है। किसका पालन करेगी? फैराडे के नियम। फैराडे के नियम मैंने आपको बताया था कि इसके केवल 2 नियम है। कितने नियम है? 2। पहला नियम क्या कहेगा? आपको ध्यान रखना है, पहला नियम कहता है कि किसी भी जो विद्युत अपघटन की क्रिया है उसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ओके, इसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे नंबर 7, क्या किसी इलेक्ट्रोड का परिशुद्ध इलेक्ट्रोड विभव माप ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो, नहीं किया जा सकता। परिशुद्ध बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ सकता। इसके बाद में हम यहाँ से बात करेंगे, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है जिंक का, कितना, -0.76, व्यंजक में ऋणात्मक मान से क्या तात्पर्य यहाँ पर है? तो इसका मतलब होता है जिंक हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होता है। ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से कैसा होता है? अधिक सक्रिय। जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर जाते हैं तो इनके मान घटते जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जंग का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। ये हमारा जंग का रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। कौन सी सेल? ध्यान रखना, ये जो विद्युत अपघटनी सेल है ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन है सेल का EMF क्या होता है? सेल का EMF, तो EMF का मतलब होता है जो अर्ध सेल होती हैं, ध्यान रखना क्या होती हैं? जो हाफ सेल होती हैं, जो अर्ध सेल होती हैं, अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं EMF। क्या बोलेंगे? EMF। अच्छे से, आई होप आपको यहाँ से ये याद रहेगा। चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्या इलेक्ट्रोड विभव कभी भी 0 के बराबर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नहीं हो सकता। संचारण की मूल अभिक्रिया क्या होती है? तो इसकी मूल जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और आपका जो कल पेपर होने वाला है केमिस्ट्री में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको यदि वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।